हाय, आई एम डॉक्टर महेश जोशी। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे और वो टॉपिक है डिले इन मैरिज। अब डिले इन मैरिज पे तो मैंने प्रीवियसली भी वीडियो अपलोड किए थे और यूट्यूब पर नंबर ऑफ वीडियोस भरे पड़े हुए हैं। तो अब डिले इन मैरिज में कोई खास बात नहीं है। आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखेंगे। यदि आप यूट्यूब चैनल्स को देखेंगे तो आपको कितने ही कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। मगर मैं आज जो खास बात कर रहा हूं ये प्योरली मेरी अपनी रिसर्च है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिक्स। और एक लंबे समय से रिसर्च करने के बाद मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हायर एजुकेशन में है या जो लोग एब्रोड चले गए हैं। क्योंकि मैक्सिमम क्वेरीज जो मेरे पास आती है वो उन लोगों की आती है जिनके बच्चे या तो हायर एजुकेशन कर रहे हैं या वो एब्रोड कहीं आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड है और उनकी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो मैंने काफी एनालिसिस किया, क्लासिक्स को स्टडी किया और उसके बेस पर जो मैं रिसर्च का ब्रीफ लेकर आ रहा हूं वो अब सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं या जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके भी एक काम की चीज है और वो मेरी रिसर्च पर अपने जो भी कमेंट देना चाहें वो दे सकते हैं। उन सभी का स्वागत है और उनके इनपुट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि जो भी मैं काम कर रहा हूं वो केवल एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कर रहा हूं। अब हम देखते हैं कि क्या मेरा ऑब्जर्वेशन है और मेरी रिसर्च के क्या कंक्लूजन्स हैं। ये वो भी सभी लोग देखे हैं जिनके जो मैरिज की वजह से परेशान है। बहुत सारे लोग परेशान है कि उनके बच्चे बाहर है और उनकी मैरिज नहीं हो रही। एज भी काफी हो गई है, 35, 36, 40 तक के भी मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। उन सभी कुंडलियों को मैंने जो एनालिसिस किया उसको अब मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एंड तक वीडियो देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि रिसर्च बेस्ड में नए नए टॉपिक्स लेकर आता रहता हूं। हमारी जो कुंडली है, ये सामने कुंडली रखी हुई है मैंने। तो इसमें ये जो भी लिखा हुआ है ये हाउसेज है, साइन नहीं है, राशि नहीं है। तो ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ये मैंने हाउस लिखे हुए हैं क्योंकि जो मैं अभी बताऊंगा वो हाउसेज के बेस पर ही बताऊंगा। हमारी कुंडली के हाउसेज को 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 ट्रायंगल्स। तो सबसे पहला मैं केस बोलूंगा कि उन नेटिव्स जो हायर एजुकेटेड होते हैं उनकी मैरिज में डिले क्यों होता है या हायर एजुकेशन और डिले इन मैरिज का क्या लिंक है आपस में। या मैं कहूं कि जो हायर एजुकेशन लेंगे वो डेफिनेटली उनकी मैरिज डिले होगी ही। अब बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि इसमें आप कौन सी नई बात बता रहे हो कि जो हायर एजुकेशन लेगा तो उसकी मैरिज में डिले ही होगा। तो अब एक कुंडली में आपको यह देखना है कि हायर एजुकेशन कॉम्बिनेशन है तो डिले इन मैरिज कॉम्बिनेशन भी उसके अंदर बनेगा। तो जो भी हायर एजुकेटेड हैं उनकी कुंडली आप देख लीजिएगा, डिले इन मैरिज का कॉम्बिनेशन पक्का बनेगा। हमारी कुंडली के अंदर ये फर्स्ट हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है और ये 9th हाउस है। इसको हम धर्म ट्रायंगल बोलते हैं, धर्म ट्रायंगल। तो ये तीनों हाउसेज मिलकर जो ट्रायंगल बनाते हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, इसको हम धर्म ट्रायंगल बोलते हैं। धर्म का वही मतलब है जो मतलब होता है धर्म ट्रायंगल। तो ये धर्म ट्रायंगल है, इसका धर्म से रिलेशन है। तो धर्म ट्रायंगल ही पूरी तरीके से एजुकेशन से लिंक्ड होता है। हायर एजुकेशन के जो भी कॉम्बिनेशन है वो सब इस धर्म ट्रायंगल से ही बनते हैं। यही हाउस आपके एजुकेशन के हाउस हैं, फिफ्थ हाउस। मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं, आपका स्कूल तक की एजुकेशन 4th हाउस तक हो जाती है। आप ग्रेजुएशन का जो एजुकेशन होता है इट इज फ्रॉम 5th हाउस। और उससे भी हायर एजुकेशन, आज की टाइम में ग्रेजुएशन तक को भी हम हायर एजुकेशन नहीं कह सकते। कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च या पीएचडी जो भी कर रहे हैं वो हायर एजुकेशन है, उसका लिंक होता है 9th हाउस से। कुछ ब्रूड रिसर्च आप कर रहे हो, अंडरग्राउंड चीजों की रिसर्च कर रहे हो, किसी ऐसे टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो जहां वर्ल्ड वाइड कहीं भी कोई रिसर्च नहीं हो रही, उसके लिए इन्वॉल्व होता है हाउस 8th हाउस। या ऑकल्ट साइंसेज से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी 8th हाउस ही होता है। तो इन जनरल एजुकेशन से लिंक्ड जो हाउस है, फर्स्ट हाउस हर चीज में होता है। ये आप खुद हैं, आपकी लग्न है। 5th हाउस और 9th हाउस एजुकेशन से रिलेटेड हाउसेज हैं। तो जिनकी हायर एजुकेशन होगी उनके तीनों धर्म ट्रायंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो धर्म ट्रायंगल के तीनों हाउसेज स्ट्रॉन्ग हैं तो धर्म का मतलब आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे।
तभी आप हायर एजुकेशन करेंगे, आपका फोकस एजुकेशन पे तभी होगा। हायर एजुकेशन तक वही लोग जाएंगे जिनका इधर उधर की और बाकी चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होने वाला है। तो जिनका धर्म ट्रायंगल स्ट्रांग होता है वही हायर एजुकेशन में सक्सेसफुल होते हैं, उनका फोकस हायर एजुकेशन में होता है। इसका मतलब जिनका 1/5 और 9th हाउस स्ट्रांग है उनका एजुकेशन से लिंक्ड सारी चीजें स्ट्रांग होगी। अब एजुकेशन पे 100% जिस पर्सन का फोकस है, धर्म पर जिसका 100% फोकस है, वो बाकी चीजों पर उनका फोकस कम होगा। अब दूसरा जो ट्रायंगल आता है, मैं यहाँ पे तीसरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। 4 ट्रायंगल होते हैं। तीसरा ट्रायंगल होता है कुंडली के अंदर तीसरा भाव, 7वां भाव और 3, 7, 11वां भाव। तीसरा, 7वां, 11वां भाव है, इसे हम काम ट्रायंगल बोलते हैं। काम, कर्म। तो मैरिज में भी जो पार्ट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है वो काम होता है। मैरिज का ऑब्जेक्टिव प्रोजेनी तो है ही, संतान पैदा करना तो है ही, मगर दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका होता है अपोजिट सेक्स के साथ उससे रिलेटेड एक्टिविटीज। तो काम से रिलेटेड एक्टिविटीज, काम का मतलब यहां पर एस्ट्रोलॉजी में कर्म है। अब वो भी एक कर्म है जो हम अपने कंपेनियन के साथ करते हैं, वो भी एक काम है। तो ये काम ट्रायंगल है दूसरा। तीसरा, 7वां और 11वां भाव काम ट्रायंगल है। तो जिसका भी धर्म ट्रायंगल स्ट्रांग होगा उसका काम ट्रायंगल डेफिनेटली वीक हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल स्ट्रांग नहीं हो सकते। धर्म और काम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। जो धर्म पे फोकस होगा वो काम पर फोकस नहीं होगा। तो जिन भी लोगों को हायर एजुकेशन होती है, वो हायर एजुकेशन में जो भी लोग होते हैं वो डिले इन मैरिज इसलिए होती है उनकी, क्योंकि उनका फोकस उस फील्ड पर नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैरिज ही नहीं करेंगे, मगर आपका फोकस एरिया क्या है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के कौन से हाउसेस ज्यादा किस समय पर एक्टिवेटेड है, कौन से हाउसेस आपको रिजल्ट देने वाले हैं, कौन से हाउसेस का आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो जिनका भी धर्म ट्रायंगल का इन्फ्लुएंस मैक्सिमम होता है उन नेटिव्स का काम ट्रायंगल इनएक्टिवेट हो जाता है उस ड्यूरेशन में। तो 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, ऐसे लोगों की बाई चांस मैरिज भी हो जाती है तो वो अपने जो भी वाइफ है, हस्बैंड है, उसको भी एजुकेशन में लगा देंगे, उसको भी कहेंगे आप पढ़ाई करिए। आप देखते हैं कि बहुत लोग साथ साथ पीएचडी कर रहे होते हैं, साथ साथ कुछ एजुकेशन ले रहे होते हैं, एक साथ आईएएस या आईपीएस क्लियर करते हैं। तो जिनका धर्म ट्रायंगल स्ट्रांग है वही ऐसा कर सकते हैं। जिनका काम ट्रायंगल स्ट्रांग हो गया वो नहीं कर सकते ऐसा। उनका सारा फोकस काम पर होता है, अपनी इच्छाओं पर होता है। 11th हाउस इच्छाओं का हाउस है। 7th हाउस स्पाउस मींस वाइफ या हस्बैंड का हाउस होता है। 3rd हाउस आपकी एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटीज का होता है, आपके शौक हॉबीज का होता है। तो जिनका भी ये ट्रायंगल आपका स्ट्रोंगर होगा वो एजुकेशन में फोकस कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं होंगी और सारा काम वो इच्छाओं में पूर्ति में करेगा। 7th हाउस स्ट्रोंग है तो वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होगा और उस तरह की एक्टिविटीज में उसका सारा फोकस होगा। और 3rd ट्रायंगल तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या हॉबीज में अपना टाइम लगाएगा, तो वो हायर एजुकेशन ढंग से नहीं कर पाएगा, उसका पूरा फोकस एजुकेशन में नहीं होगा। इसलिए जिन भी लोगों को जो भी हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो उनको पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके बच्चों का फोकस एजुकेशन की तरफ है, मैरिज की तरफ उतना फोकस नहीं है। जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, जब उनका धर्म ट्रायंगल पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगा, उनकी डिजायर कंप्लीट हो जाएगी रिलेटेड टू धर्म। यहां से धर्म का मतलब एजुकेशन से भी है। एजुकेशन, शिक्षा भी धर्म का ही पार्ट है। आप शिक्षित होंगे तभी आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे। अशिक्षित व्यक्ति उतने आसानी से नहीं चल सकता। अच्छे बुरे का डिसीजन होगा, उसका विवेक, इंटेलिजेंस काम करेगा जब धर्म ट्रायंगल स्ट्रांग है। जब इंटेलिजेंस काम करेगा तो काम ट्रायंगल पर उसका फोकस कम होगा। इसलिए ऐसे लोग जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनकी जनरली मैरिज करने की इच्छा नहीं होती खुद की। वो पेरेंट्स को मना करते हैं कि अभी मत सोचिए, अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है। और पेरेंट चिंतित होते रहते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जब उनका धर्म ट्रायंगल पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएगा
तब वो काम ट्रायंगल की तरफ ध्यान देंगे और वो मैरिज भी करेंगे। इसलिए मेरे पास जितनी भी क्वेरीज आती हैं, जितने भी पेरेंट्स क्वेरीज भेजते हैं, वो थोड़ा पेशेंस रखें। ऐसे बच्चे जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें आप एजुकेशन लेने दें, नहीं तो मैरिज के बाद भी वो उसी फील्ड में काम करते रहेंगे। वो फुल्ली जब एजुकेशन लेकर सेटिस्फाई हो जाते हैं तब वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि अब आप मैरिज कर लीजिए, ढूंढ लीजिए। वो जनरली ऐसे लोग अपने खुद का कंपेनियन भी नहीं ढूंढते, उन्हें लगता है इससे टाइम खराब होगा, तो वो फिर अल्टीमेटली पेरेंट्स के पास ही आते हैं कि अब आप डिसाइड कर लीजिए जिससे भी हमारी मैरिज करनी है। और वो बहुत सेक्रीफाइसिंग भी होते हैं, जनरली पेरेंट्स पे ही छोड़ देते हैं पूरी बात की, आप जिससे करना चाहो कर सकते हो, जिसका धर्म ट्रायंगल स्ट्रॉन्ग है। तो ये मेरा आज का पहला टॉपिक था। आप इस पे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरे विचार कैसे लगे, मेरी रिसर्च कैसी लगी, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर रिसर्च है। आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर भी ने भी आपको नहीं बताया होगा, या जो लोग एस्ट्रोलॉजर है मेरे ग्रुप पे ज्यादातर, उनको इस बारे में, इस फील्ड के बारे में कम ही जानकारी होगी। यदि है तो वो शेयर करें, तो मेरी भी जानकारी उससे थोड़ा और बढ़ पाएगी। दूसरा जो मैं फोकस कर रहा हूं वो ऐसे लोगों की कुंडलियां बहुत ही ज्यादा आती है डिले इन मैरिज या डिनायल इन मैरिज में, जो लोग फॉरेन में सेटल्ड है, पढ़ लिख कर बाहर चले गए या बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं। तो इंडियन पेरेंट्स इन जनरल बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और कितनी ही कुंडलियां मैं आपको बताता हूं, मेरे पास डेली एटलीस्ट 10 क्वेरीज ऐसे लोगों की आती है जिनके बच्चे अब्रॉड में सेटल्ड हैं। तो उनके लिए मेरा ये सेकंड पार्ट है, अब्रॉड में सेटल्ड है। तो मैंने अभी धर्म और काम ट्रायंगल की बात की थी, तो अभी सेकंड पार्ट में काम ट्रायंगल तो यही रहेगा, थर्ड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। ये काम से रिलेटेड है, इच्छाओं से रिलेटेड है, हॉबी से रिलेटेड है, अपोजिट सेक्स से रिलेटेड है, सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब दूसरा हमारा ट्रायंगल आता है यहां पर, मैं फोर्थ ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अर्थ ट्रायंगल भी आता है, उसको मैं यहां पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा। एक हमारा होता है धर्म ट्रायंगल, पहला, 5वां, 9वां भाव। अर्थ ट्रायंगल होता है दूसरा, छठा और 10वां भाव। काम ट्रायंगल होता है तीसरा, 7वां और 11वां भाव। और तीसरा आपका मोक्ष ट्रायंगल होता है 4th, 8th एंड 12th भाव। ये मोक्ष ट्रायंगल है। अब जो भी नेटिव फॉरेन में जाके सेटल होते हैं या फॉरेन में जाके जॉब करते हैं, उनका काम ये मोक्ष ट्रायंगल यहां पर स्ट्रोंगर हो जाता है। मोक्ष ट्रायंगल स्ट्रोंगर होगा तो अब तो इमीडिएटली कह दोगे ऐसे पर्सन को तो मोक्ष मिलेगा। इस ट्रायंगल का केवल मोक्ष से लिंक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी समय पर एट वंस अपॉन ए टाइम जिसे हम बोलते हैं, पुराने समय में 12th भाव सबसे खराब भाव माना जाता था, देश निकाला का भाव माना जाता था। उस समय पर किसी भी पर्सन को यदि अपनी जगह छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ता था तो उसको एक तरह की सजा मानते थे, और यह सजा या प्रिजन, इम्प्रिजनमेंट का भी भाव है 12वां भाव। किसी को जेल होगी तो हम ये 12वें भाव से ही देखेंगे, किसी को हॉस्पिटल में जाकर रुकना है तो उसको भी 12वें भाव से ही देखेंगे। कन्फाइनमेंट, एक लिमिटेड एरिया में कन्फाइनमेंट का, कैप्टिविटी का भी भाव 12वां भाव है। कोई भी पर्सन एक छोटे से एरिया में लंबे समय तक कैद रहेगा, उसका भाव भी 12वां भाव है। कहीं बाहर जाना पड़ जाए उसका भाव भी 12वां भाव है। किसी समय इसको बुरा माना जाता था, मगर आज के टाइम में ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव हो चुका है। हर एक यूथ की या उसके पेरेंट की इच्छा है कि उसके बच्चे बाहर जाएं, बाहर जाकर सेटल हों, वहां पे अच्छी लाइफ जिए, क्योंकि वहां की लाइफ को हम इंडिया या अपने कंट्री की लाइफ से बेटर मानते हैं। तो 12वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा और 8वां भाव भी इंपॉर्टेंट होता है। चौथा भाव आपकी मातृभूमि का भाव है, आपका नेटिव प्लेस का भाव है, आपकी मां का भाव है चौथा भाव। तो मोक्ष ट्रायंगल में केवल मोक्ष ही नहीं है, मैं मोक्ष वाले पार्ट को यहां पर इंक्लूड नहीं कर रहा, मोक्ष ट्रायंगल के दूसरे सिग्निफिकेशंस की बात कर रहा हूं। तो 4th हाउस मदर हाउस है, आपकी मां को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लोकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, आपके हैप्पीनेस एट होम, घर पे सुख को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो चल और अचल संपत्ति है, मींस प्रॉपर्टीज है, बिल्डिंग्स है, उसको रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, मगर ये लोकल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। आप जहां बॉर्न हुए, आपकी मदर जहां पे रहती है, मां का भी भाव 4th हाउस है। इसी तरीके से 12th हाउस प्रिजन को रिप्रेजेंट करता है, जेल को। 12th हाउस आपकी कैप्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कोरोना टाइम में सब लोग क्वारंटाइन हो गए थे घर के अंदर,
बाहर नहीं निकल सकते, वो 12th हाउस है। कोई पर्सन जेल में, वो 12th हाउस है। हॉस्पिटलाइजेशन को, मतलब अस्पताल में भर्ती होने को भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। मगर फॉरेन लैंड में जाने को भी ये रिप्रेजेंट करता है। उस समय इसको परदेश बोलते थे, जब ट्रांसपोर्ट नहीं था तो एक शहर से, एक गांव से दूसरी गांव भी जाना पड़ गया, तो 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट था। और उसे अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि आज की तरह तब फैसिलिटीज नहीं थी, दूसरी जगह जाएगा तो उसको सभी तरीके की परेशानियां होंगी। मगर आज तो कोई ऐसी बात नहीं है, सभी लोग जाते हैं। मगर आज करेंटली इसको हम अब्रॉड सेटलमेंट या अब्रॉड एजुकेशन या अब्रॉड प्रोफेशन से भी लिंक करते हैं 12th हाउस को। तो जो भी पर्सन बाहर जाएगा उसके ये पीड़ित होंगे भाव, ये ध्यान रखना है आपको। पीड़ित होंगे वर्ड बोल रहा हूं मैं, प्रीवियस केसेस में मैंने पीड़ित नहीं बोला था। चौथा, 8वां और 12वां भाव पीड़ित होगा तभी वो पर्सन अब्रॉड जाएगा। अब पीड़ित का इस ट्रायंगल का लिंक ये है, चौथा भाव पीड़ित होगा, जो भी पर्सन बाहर जाएगा वो हैप्पीनेस, घर के सुख से वंचित रहेगा, नहीं मिलेगी उसको हैप्पीनेस। लोग सोचते हैं कि बाहर जाके कोई हैप्पी होता है, आप जरा पूछ के देखिए, ज्यादातर लोग हैप्पी नहीं होते। यंग बच्चे जाते हैं, खाने पीने से लेकर वो सभी तरह की प्रॉब्लम्स इनिशियली फेस करते हैं, और लंबे टाइम तक डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, तो वो घर वाली हैप्पीनेस नहीं होती, सारी चीज रेडीली अवेलेबल नहीं होती, माँ की हैप्पीनेस नहीं होती, माँ जो प्यार करती है और जो उनका देखभाल करती है वो हैप्पीनेस नहीं होती, उनको अपने आप में सब कुछ करना पड़ता है। तो जो होमली हैप्पीनेस है, घर की जो खुशी है, वो उससे वो वंचित रहता है, टाइम पे आ भी नहीं पाता। कोई भी इवेंट है तो उस रिलेटेड इवेंट पे नहीं आएगा, उसकी कई मजबूरियां होंगी जब भी बाहर काम करेगा। उसकी माँ भी पीड़ित होती है, जब माँ पीड़ित होगी तभी वो माँ से दूर जाएगा, क्योंकि किसी भी बच्चे, बेटे बेटी के दूर जाने का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो माँ पे पड़ता है, क्योंकि वो घर में रहती है। इन जनरल आज के टाइम में सब जॉब भी करती है, पर इन जनरल माँ का अटैचमेंट अपने बच्चों से ज्यादा होता है, पिताओं का भी होता है, पर माँ के ऊपर जो असर पड़ता है, तो माँ का भाव पीड़ित होता है तभी बच्चा माँ से दूर जाएगा, क्योंकि वो माँ के लिए कष्ट है उसके बच्चे का दूर जाना। तो 4th हाउस पीड़ित होना चाहिए, 12th हाउस पीड़ित। अब देखिए मैं इसको मैरिज से किस तरीके से लिंक कर रहा हूं। ये 8th हाउस तो सभी सडननेस, लंबे टाइम तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम उनसे रिलेटेड होता है, सभी परेशानियों से रिलेटेड 8th हाउस होता है। तो परेशानी है, इसको एक तरीके से आप इस तरीके से देखेंगे। इसके दो पहलू हैं, जब भी कोई पर्सन बाहर जाता है तो उसको आप अच्छा पार्ट भी देख सकते हो, मगर उसका खराब पार्ट भी होता है। उनकी लाइफ में सडननेस हमेशा बनी रहती है। जो भी लोग बाहर जॉब करते हैं तो ऑलवेज उनके लाइफ के अंदर एक स्ट्रगल होती है। वो अच्छी कंपनी में भी कर रहे हैं तो उनको ये होता है कि हमें पीआर कब मिलेगा, ग्रीन कार्ड कब मिलेगा, कहीं एक कंपनी से हमें ले ऑफ तो नहीं कर देंगे, फायर तो नहीं कर देंगे दूसरी कंपनी में। इवन वो एमएस कर रहे होते हैं तो ये चिंता होती है इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बाद वो मिल गई तो अब जॉब कब मिलेगा, जॉब एक कंपनी में मिल गया तो अब कहीं ये कंपनी निकाल तो नहीं देगी, कोई उस कंट्री की ऐसी पॉलिसी तो नहीं आ जाएगी कि हमें बाहर जाना पड़ जाए। तो वो हमेशा सडननेस होती है, इसलिए 8th हाउस इन्वॉल्वमेंट होता है। 12th हाउस इन्वॉल्वमेंट अब आ गया यहाँ पर 12th हाउस। तो मैं मैरिज से लिंक कर रहा था इसको, मैरिज का भाव है 3, 7, 11, और ये देखिए इससे नेक्स्ट भाव है सारे। 3 से नेक्स्ट भाव चौथा है, 7 से नेक्स्ट भाव 8वां है, और 11 से नेक्स्ट भाव 12वां है। तो जस्ट नेक्स्ट हाउसेज हैं, मतलब किसी भी भाव से दूसरा भाव उसका मारक भाव होता है, प्रबल मारक भाव होता है, ध्यान रखना। किसी भी भाव से दूसरा भाव उसका प्रबल मारक भाव होता है। तीसरे भाव का मारक भाव चौथा है, 7वें भाव का मारक भाव 8वां है, और 11वें भाव का मारक भाव 12वां है। तो वो उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को किल करता है, मारता है। 3rd हाउस का मतलब हॉबीज को किल करेगा। 4th हाउस यदि पीड़ित है तो, 7th हाउस पीड़ित है तो, क्योंकि हॉबीज आप फुलफिल नहीं कर सकते, यदि आप घर पे हैं तभी ज्यादा हॉबीज आपकी फुलफिल हो सकती हैं। इसी तरीके से 7 से 8th है तो 7th स्पाउस का है, और 8th भाव पीड़ित हो गया तो स्पाउस से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्तियों का है, 12th और इनकम का है। 12th हाउस आपका देखिए एक्सपेंसेस का है, जो आप कमा रहे हो उसे खर्च करवाता है। इसलिए भी आपका जब 4था, 8वां और 12वां भाव पीड़ित है तो मैरिज से रिलेटेड हैप्पीनेस, जो आपका काम भाव है उससे रिलेटेड हैप्पीनेस में कमियां लेकर आएगा, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी टाइमली। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर 12वें भाव का रोल आता है।
12वां भाव बैड प्लेजर का आफ्टर मैरिज जो एक्टिविटीज होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, उन एक्टिविटीज का है। तो आपका 12वां भाव पीड़ित हो गया तो उन एक्टिविटीज से रिलेटेड आपका चाहते हुए भी आपकी वो फुलफिल नहीं होंगी। जिस भी नेटिव का 12वां भाव पीड़ित हो जाता है, सैटर्न और मार्स आ जाएगा, उसकी मैरिज भी हो जाएगी तो हस्बैंड वाइफ दूर रहेंगे। उनके बीच में एक्चुअली एक साथ रहने की कंडीशंस कभी भी नहीं आएंगी। साथ में रह रहे होंगे तो लड़ रहे होंगे, इस तरीके की कंडीशन आएगी। बैड प्लेजर से रिलेटेड वो हमेशा पीड़ित रहेंगे, एक तरीके से डिस्ट्रेस में रहेंगे, परेशान रहेंगे कि ये उनकी ख्वाहिश पूरी होने में डिफिकल्टी हमेशा आएगी। तो जब भी चौथा, 8वां और 12वां भाव, जिसे हम मोक्ष ट्रायंगल बोलते हैं, और मोक्ष से भी इसको आप रिलेट कर सकते हो कि आपको उस डायरेक्शन में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा और एट लास्ट पर्सन गिव अप कर देता है। एक टाइम तक तो वो ट्राई करता है, फिर इसके बाद वो गिव अप कर देता है कि उसको ये चीज मिल ही नहीं सकती, वो ऐसा मान लेता है। तो जिन भी नेटिव्स को बाहर फॉरेन में जो सेटल्ड होते हैं तो उनका एक्चुअल में ये भाव पीड़ित होते हैं, और इन भावों में पीड़ित होने की वजह से उनकी टाइमली मैरिज नहीं होगी, क्योंकि इसमें 12th हाउस आपका बैड प्लेजर है, या ये सारे भाव मारक भाव है काम ट्रायंगल के। और काम ट्रायंगल यदि आपका मारक एक्टिवेटेड है, मारक भावों में अशुभ ग्रहों का असर है, या वो भाव पीड़ित है, तो ऐसा पर्सन ही फॉरेन में जाएगा। ऐसे पर्सन की मां परेशान होगी, ये पक्की बात बता रहा हूं। मदर परेशान होने की रीजन क्या है? एक तो उनका जो भी बच्चे हैं वो एब्रॉड है, उनके पास नहीं है, आ नहीं सकते, साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे, तो वो हमेशा परेशान रहेगी, क्या खाया होगा, कैसे रह रहे होंगे, किस तरीके की सभी तरीके की परेशानियां होंगी उसके पास। फिर वो मैरिज से रिलेटेड भी परेशान होगी, क्योंकि ये 4 से 4 7th भाव है आपका। मदर मैरिज से रिलेटेड परेशानियां भी उसको साथ में होंगी, क्योंकि ये इसका 7th भाव का मारक भाव 8th भाव भी आपका एक्टिवेटेड है। 7th भाव 4 से 4th है, तो कोई भी भाव वही सिग्निफिकेशन देता है, और भावत भावन थ्योरी के हिसाब से चौथे भाव से जो रिजल्ट मिलेंगे उससे चौथे भाव के भी वही रिजल्ट होंगे। सूक्ष्म रूप से या माइन्यूट रिजल्ट देखने हो तो हम किसी भी भाव से उतने ही भाव काउंट करने पर जो भाव आता है वहां से भी हम देख सकते हैं। तो सेकंड रीजन ये है कि जो भी पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चे बाहर फॉरेन में चले गए और वो मैरिज नहीं कर रहे हैं, उनकी हालात ही नहीं बनेंगे मैरिज टाइमली करने के। एब्रॉड जो भी जाकर सेटल होते हैं उनके साथ कंडीशंस ऐसी होंगी, आप सोचते हैं वो एंजॉय करेंगे लाइफ को, नहीं करेंगे। वो चाहते हुए भी मैरिज नहीं कर सकते, उनके ऊपर कई तरीके के कंपल्सन्स होंगे। उनको जो कंपेनियन चाहिए उसमें वो कई चीजें उन्हें ढूंढनी पड़ेंगी, मजबूरी में ढूंढनी पड़ेंगी कि मतलब कोई ये चाहेगा कि वो इंडियन गर्ल हो, इंडियन गर्ल इजीली नहीं मिलेगी, बहुतों के पेरेंट्स भेजना ही नहीं चाहते। फिर वो चाहेगा वो यूएस में ही सेटल्ड हो, यदि यूएस में गए तो, और वहीं पे सेटल्ड भी होनी चाहिए, तो उसको उस तरीके की सेटल्ड गर्ल नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्रिएट होनी है। प्रॉब्लम है उसकी कुंडली में, इस तरीके के खराब योग है, तभी वो बाहर गया है। मेटेरियलिस्टिक लाइफ उसकी ठीक हो सकती है, मनी से रिलेटेड मैटर्स ठीक हो सकते हैं, मगर मैरिज से रिलेटेड मैटर्स उतने बेटर नहीं होंगे। जो भी लोग फॉरेन लैंड में जाकर सेटल होते हैं उन्हें इस चीज से रिलेटेड स्ट्रगल करनी पड़ती है। डिलेड मैरिज तो होगी ही, सर्टेनली है, मैरिज होने में परेशानी होगी, मैरिज से रिलेटेड आगे की लाइफ में भी थोड़ा डिफिकल्टीज ही आती है। मगर जो वहीं पे बॉर्न एंड बॉटअप जो भी अब्रॉड हुए हैं उनको ये परेशानी नहीं आती। तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 बहुत ही स्पेशल रिसर्च बेस्ड कॉम्बिनेशंस बताए। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और मुझे अपने सजेशंस देते रहें, जिससे कि मैं और नई नई चीजें लेकर आऊं और आपके सजेशंस के बेस पर मेरा रिसर्च बेस थोड़ा स्ट्रांग होगा और मैं थोड़ा और भी ज्यादा इस चीज में काम कर पाऊंगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।